नमस्ते। भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। भाषा की प्रकृति आमतौर से जब हम भाषा को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भाव विचार या इच्छा प्रकट करता है और उस दूसरों के विचार भाव आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। इसी से यह ज्ञात होता है कि वास्तव में भाषा केवल जन्म लेती है, केवल कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मान कर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषाएं, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली-भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ने भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए कहा, भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। इस प्रकार ब्लॉक और ट्रेगर ने भी भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भाषा मानव मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर व्यवहार विनिमय करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर भाषा की प्रकृति के विषय में जो बिंदु वर्णित कराते हैं वे निम्नलिखित व्यवस्था। सर्वप्रथम हम व्यवस्था शब्द की व्याख्या करते हैं। ध्वनि व्यवस्था शब्द में भी सबसे पहले हमारा ध्यान ध्वनि व्यवस्था की ओर जाता है। हर भाषा की ध्वनि व्यवस्था से मेल नहीं खाती। उदाहरण के रूप में मानव र या रू या कुरु आदि ध्वनियों का उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक भाषा की ध्वनि व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी और कौन सी ध्वनियाँ हो सकती हैं, अथवा वह कितने शब्दों का निर्माण करती है, अथवा वह कितने रूपों में आ सकती है। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी भाषा में ABCD इस क्रम में ध्वनियों का प्रयोग नहीं हो सकता। अतः व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम ध्वनि व्यवस्था की चर्चा करते हैं। शब्द व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था के पश्चात शब्द व्यवस्था की चर्चा की जाती है। प्रत्येक भाषा की शब्द व्यवस्था अपने प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है। किस शब्द के पश्चात कौन सा शब्द आना है अथवा नहीं आना है, इस संदर्भ में प्रत्येक भाषा की व्यवस्था अपनी भाषा व्यवस्था। इस संबंध में हिंदी भाषा का एक वाक्य लिखा जा सकता है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में कर्ता के पश्चात कर्म, फिर कारण साधन और अंत में क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः हिंदी भाषा की एक अपनी शब्द व्यवस्था है। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा में कर्ता के बाद क्रिया और फिर कर्म का प्रयोग होता है, जैसे राम गोज टू स्कूल। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द क्रम अपनाया जा सकता है, जैसे राम गृहम गच्छति, राम गृह गच्छति रामः गृहम रामः गच्छति। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम निश्चित नहीं है। पुनः हिंदी भाषा में कर्ता क्रिया के लिंग को प्रभावित करता है, जैसे राम जाता है, सीता जाती। परंतु अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा में व्यवस्था नहीं है, जैसे राम गोज, सीता गोज, रामः गच्छति, सीता गच्छति। विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक भाषा की शब्द व्यवस्था अपने प्रकार की और वह अन्य भाषाओं की शब्द व्यवस्था से सर्वत्र भिन्न है। वाक् प्रतीकों की व्यवस्था। प्रत्येक भाषा के वाक् प्रतीक आसान होते हैं। हम वाक् प्रतीकों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वाक् प्रतीक वही होते हैं जो वाक् प्राणी का कार्य करते हैं, जो वाणी का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में कमल, सूर्य, मैं, तू, घर, सुंदर, यहाँ, वह आदि सब वाक् प्रतीक और इसका प्रयोग निश्चित अर्थों के लिए किया जाता है। प्रत्येक भाषा के वाक् प्रतीक अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी में पेय पदार्थों को जल अथवा पानी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको वाटर कहते हैं। इस प्रकार रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं में इस पेय पदार्थ के अलग अलग वाक् प्रतीक है। यदि हम दीवार पर किसी पक्षी अथवा पशु का चित्र बना दे तो यह भी एक प्रतीक है। किसी को हाथ हिलाकर बुलाना भी एक प्रतीक है, किंतु ये दोनों वाक्य प्रतीक नहीं है। वाक्य प्रतीक वही जो वाणी का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में शब्द का उच्चारण करते ही एक फूल विशेष का अर्थ होता है, अर्थ ज्ञात होता है, अतः यह एक यादृच्छिक वाक्य प्रतीक है। यादृच्छिकता। भाषा के वाक्य प्रतीक पूर्णतः यादृच्छिक होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमने जिन भावों और वस्तुओं के लिए वाक्य प्रतीक चुने हैं उन वाक्य प्रतीकों से अर्थ का कोई वास्तविकता आंतरिक संबंध नहीं, केवल कुछ अनुकरणात्मक वाक्य प्रतीक ही अर्थों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे खटखटाना, काय करना आदि। यादृच्छिकता का एक अन्य नाम स्वेच्छाचारिता है। यह केवल संयोग की बात है कि पेय पदार्थ को पानी और खाने की गोलाकार वस्तुओं को रोटी कहा जाता है। यदि इन दोनों वस्तुओं के लिए कोई वाक्य प्रतीक बनाए जाते हैं तो वे ही प्रयुक्त होते हैं। अतः
भाषाओं को जो भी विविधता दिखी जाती है उसका यही कारण है कि भाषा यादृच्छिक है। यदि वाक् प्रतीक यादृच्छिक न होकर अनिवार्य होते तो सारा संसार ही एक ही भाषा बोलता। हमें यह भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि उन्हें यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। यद्यपि हमारे पास पारस्परिक व्यवहार के कुछ अन्य साधन भी हैं, लेकिन इनमें भाषा ही सर्वोत्तम साधन है। भाषा हमें जोड़ती है और एक दूसरे के साथ समीप लाती है। सामाजिक क्रिया का आधार: बच्चा अपने परिवार के परिवेश से भाषा सीखता है और अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छा से उसे समाज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। भाषा के लिए हम समाज में विविध क्रियाकलाप नहीं कर सकते। विभिन्न व्यवहारिक संदर्भों में भाषा का रूप बदल जाता है। सामाजिक आधार, विषय, प्रसंग, प्रयोजन आदि भाषा की शैली को बदलते चलते जाते हैं। कार्यालय की पत्रावली की भाषा निबंध की शैली से भिन्न होती है। अतः सामाजिक परिस्थितियाँ भाषा के स्वरूप को निर्धारित करती है और उसमें परिवर्तन लाती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भाषा एक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत मुख्यतः ध्वनि, शब्द और वाक्य की रचना संबंधी व्यवस्थाएं आती है। भाषा की प्रकृति को समझने के इन चारों को समझना आवश्यक है। भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ने कहा है, भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। इस प्रकार ब्लॉक एंड ट्रेगर ने भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, भाषा मानव मुखों उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विमर्श करते हैं। व्यवस्था: ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक् प्रतीकों की व्यवस्था। शब्द व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था। व्यवस्था शब्द से में भी सबसे पहले हमारा ध्यान ध्वनि व्यवस्था की ओर जाता है। शब्द व्यवस्था: ध्वनि व्यवस्था के पश्चात शब्द व्यवस्था की चर्चा की जा सकती है। प्रत्येक भाषा की शब्द व्यवस्था अपने प्रकार की है। वाक् प्रतीकों की व्यवस्था: प्रत्येक भाषा के वाक् प्रतीक समान होते हैं। हम वाक् प्रतीकों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वाक् प्रतीक वही होते हैं जो वाक् वाणी का कार्य करते हैं। यादृच्छिकता: भाषा के वाक्य प्रतीक पूर्णतः यादृच्छिक होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमें जिन भावों या वस्तुओं के लिए वाक्य प्रतीक चुने हैं उन वाक्य प्रतीकों से अर्थ का कोई आंतरिक संबंध नहीं है। सामाजिक क्रिया का आधार: बच्चा अपने परिवार के परिवेश से सीखता है और अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छा से ही उसे समाज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू।